तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 8 सेपरेशन टेक्निक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस साल पेपर में आने वाले हैं। बस यही क्वेश्चन पढ़ लेने हैं और यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब पेपर का इतना टाइम बचा नहीं है कि यार आप इसकी थ्योरी पढ़ सको, तो बेटर यही है कि ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो जो कि पेपर में आ जाएं। ठीक है, वैसे ही 20 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपको जो इस साल पेपर में पक्का फंसेंगे और यही क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास क्वेश्चन पहला कौन सा होगा, सेपरेशन टेक्निक्स यूनिट 8 का। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है, विलायक निष्कर्षण विधि। विलायक निष्कर्षण विधि से पूरा विलायक पृथक किया जा सकता है कितने पदों में? पहला क्वेश्चन है ये, यानी कि विलायक निष्कर्षण विधि से। ओके, विलायक निष्कर्षण विधि से, ठीक है सर, विलायक निष्कर्षण विधि से, ठीक है, विलायक निष्कर्षण विधि से लगभग पूरा विलेय, लगभग पूरा विलेय, ठीक है, विलेय मतलब समझते हो ना, लगभग पूरा विलेय पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो देखो ऑप्शन में तुम्हें दे रहा हूँ, बताना है आपको। पहला ऑप्शन मेरे पास होगा एकल पद विधि से, द्विपद विधि से या बहुपद विधि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है बहुपद विधि से, ऑप्शन में नहीं दिए। ठीक है भाई, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन है इसका, बहुपद विधि से। ओके, बहुपद विधि से, बस देख लो यार क्या, हाँ भाई ये वाला इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, बहुपद विधि से। आप क्या कर सकते हो, पूरे का पूरा विलेय इस विलायक से पृथक कर सकते हो, यानी कि विलयन से पृथक किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विलायक निष्कर्षण विधि में, ठीक है, विलायक निष्कर्षण, जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटे, विलायक निष्कर्षण विधि, विलायक निष्कर्षण विधि से प्रायुक्त विलायक, प्रायुक्त विलायक की विलेयता जलीय प्रवस्था में होती है या होनी चाहिए, जलीय प्रवस्था में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है तुम्हारे पास कम, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है मेरे पास अधिक, जरा बताओ, और थर्ड ऑप्शन में दूं मध्यम, बीच वाला, फिर उसके बाद में बहुत अधिक, बहुत अधिक। तो राइट आंसर कौन सा है इस क्वेश्चन का, विलायक निष्कर्षण विधि से प्रयुक्त विलायक की, किसकी, प्रयुक्त विलायक की विलेयता जलीय व्यवस्था में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए। ओके, कैसे होनी चाहिए भाई, बहुत अधिक, ये वाला राइट आंसर है। तो यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते यार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, और वही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, सतत निष्कर्षण विधि। ध्यान देना, सतत निष्कर्षण विधि, पहले इसी के लेते हैं 4-5 क्वेश्चन निष्कर्षण के। तो सतत निष्कर्षण विधि, जरा ध्यान देना, सतत निष्कर्षण विधि प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। हाँ सर जरा बताओ, जब विवरण अनुपात होता है, जब विवरण अनुपात होता है, विवरण अनुपात होता है। अब यार ये विवरण अनुपात क्या होता है, विवरण अनुपात होता है, ठीक है, सतत निष्कर्षण विधि प्रयुक्त की जाती है जब विवरण अनुपात होता है। पहला ऑप्शन कम, पता नहीं सर ये भी है नहीं है, अधिक, इसका भी पता नहीं, ये राइट आंसर होगा या नहीं होगा। थर्ड देख लो जरा एक बार, हाँ भाई बताओ जरा, थर्ड कम, अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक, ठीक है, और इनमें से मध्यम, एक ऑप्शन मेरे पास मध्यम भी होता है। बताओ जरा राइट आंसर कौन सा है इसमें से, कम, अधिक, बहुत अधिक या मध्यम? तो कम, ठीक है, यानी कि सतत निष्कर्षण विधि प्रयुक्त की जाती है जब विवरण अनुपात होता है। कैसा होगा, कम होगा, तब जाके हम यूज करेंगे सतत निष्कर्षण विधि। बहुत सारी विधियां आती हैं, एक विधि और लेता हूं चलो मैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ले लिया, बैच निष्कर्षण विधि प्रयुक्त होती है जब विवरण अनुपात होता है। बस चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कौन सी विधि है मेरे पास, बैच, बैच निष्कर्षण विधि, बैच निष्कर्षण विधि प्रयुक्त की जाती है, बैच निष्कर्षण विधि प्रयुक्त, बैच निष्कर्षण विधि प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है, ठीक है सर, प्रयुक्त की जाती है जब विवरण अनुपात होता है, जब विवरण अनुपात होता है। कैसा होता है, पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं करने के लिए, कम, पता नहीं सर कम का होगा। सेकंड नंबर अधिक, इसका भी पता नहीं। थर्ड नंबर मध्यम, पता नहीं इसका भी। चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं, कोई नहीं। जरा बताओ कौन सा राइट आंसर है? कम होगा या अधिक होगा? देखो अगर सतत निष्कर्षण विधि आती है तो विवरण अनुपात कम होता है, लेकिन अगर यही बैच निष्कर्षण विधि आई तो विवरण अनुपात कैसा होता है? अधिक होता है। भाई बैच है, जान दो, यानी कि कई चीज़ों का समूह तो बैच होता है। बैच कैसे कहते हो आप? कई चीज़ों का समूह बैच होता है, तो सिंपल सी बात है अधिक होना चाहिए। बैच निष्कर्षण विधि प्रयुक्त की जाती है जब विवरण अनुपात होता है, कैसा होगा बेटे? अधिक होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन एकदम। और क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ मैं, ध्यान देना। आर एफ का मान होता है, आर एफ का मान होता है, ठीक है, आर एफ का मान नहीं, आर एफ का मात्रक होता है, आर एफ का मात्रक होता है। ज़रा मुझे बताओ भाई क्या होगा आर एफ का मात्रक? लो साहब मैंने ऑप्शन भी दे दिया आपको, सेंटीमीटर, दूसरा मीटर, अरे सर तीसरा कौन सा सेंटीमीटर होगा मेरे पास? सेंटीमीटर, मीटर, मीटर इनवर्स, और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर है इसका भाई बताओ ज़रा मुझे? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी इसका मात्रक नहीं होता है। आर एफ का मात्रक कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। भैया ज़रा इसे ऑफ कर दिए, इसे स्विच ऑफ कर दे वाला, बस ठीक है। तो आर एफ का मात्रक मिल गया मुझे, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ कि यार ये आर एफ है क्या चीज़, आर एफ है क्या चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, और थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन ले लिया मैंने सर चार, मेरे पास क्वेश्चन 5 हो गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6। आर एफ होता है, आर एफ क्या होता है ज़रा मुझे बताओ बेटे? आर एफ होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आर एफ बराबर होता है, देखो, अवयव द्वारा चली गई दूरी, अवयव, ठीक है, द्वारा, अवयव द्वारा चली गई दूरी, अवयव द्वारा चली गई दूरी, ओके सर। और अपोन में एक चीज़ और आती है, वो आती है विलायक द्वारा चली गई दूरी। ध्यान देना, विलायक द्वारा चली गई दूरी, इस तरह फोकस रखो, विलायक द्वारा, ठीक है, चली गई दूरी, चली गई दूरी, ओके। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 से आर एफ होता है, तो ध्यान देना इस पर पक्का ये फंसेगा पेपर, या तो पूछेगा आपसे कि आर एफ का मात्रक होता, या फिर ये पूछेगा कि यार आर एफ है क्या चीज़, ठीक है। तो आर एफ का जो फॉर्मूला है वो है अवयव द्वारा चली गई दूरी अपॉन विलायक द्वारा चली गई दूरी। अब ऑप्शन 4 होंगे, और चारों क्या होंगे? अलग अलग तरीके से, कुछ ये ऊपर अप डाउन कर देगा, कुछ और दे देगा ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं देगा। तो अपने राइट आंसर ध्यान देना, फॉर्मूला याद कर लो कि अवयव ऊपर आता है और विलायक मेरे पास क्या होगा? नीचे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ले रहा हूँ। अच्छा सर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होना चाहिए भाई हमारे पास? जरा मुझे बताओ। अच्छा ये बताओ, ये जो पतली परत क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है, पतली परत क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जो होती है, ठीक है, पतली परत क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? जरा मुझे बताओ। मैं ऑप्शन जरूर दूंगा आपको इसके करने के लिए। पहला मेरे पास ऑप्शन है, बस ऑप्शन पे ध्यान देना, फोकस करना ऑप्शन पे। जो पहला ऑप्शन मेरे पास होगा बेटे इसका, वो है अधिशोषण। क्या है ऑप्शन? अधिशोषण है, ओके सर। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? वितरण है, वाह क्या बात है। अच्छा थर्ड ऑप्शन बताओ सर क्या है? थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, ठीक है। और मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? बताओ जरा, राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं है, लग रहा ये वाला आंसर। दोनों के दोनों होते हैं, अधिशोषण पे भी और वितरण पे भी, ये दोनों पर आधारित होता है। इसका मतलब है थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या राइट है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी कि पतली परत क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अधिशोषण और वितरण दोनों पर आधारित होती है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन मैंने लिया है। अच्छा ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 8 तो लिखवा दो। हाँ यार, क्वेश्चन नंबर 8 भी तो कुछ होता है, और क्वेश्चन नंबर 8 होता है हमारा अक्रिय विलायक। अक्रिय विलायक, हाँ सर होता है अक्रिय विलायक। अक्रिय विलायक द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। बताओ ज़रा, अक्रिय विलायक द्वारा पृथक किया जाता है। किस चीज़ को हम अक्रिय विलायक द्वारा पृथक करेंगे? पहला नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला है बेचारा हमारा ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय है, ठीक है, अध्रुवीय कंपाउंड है मेरे पास, ओके सर। थर्ड नंबर है मेरे पास आयनिक कंपाउंड,
आयनिक यौगिक हो गए मेरे पास। और फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलो मुझे बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई, दिमाग लगाओ ज़रा, सोचो कि इनका राइट आंसर कौन सा होगा। भाई कौन सा होना चाहिए राइट आंसर। तो जो मेरे पास अक्रिय विलायक द्वारा पृथक किया जाता है कौन सा होता है, अध्रुवीय। कौन सा होता है, अध्रुवीय। अध्रुवीय क्या है, ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। यानी कि अक्रिय विलायक द्वारा पृथक किया जाता है, क्या पृथक किया जाता है, अध्रुवीय। जितने भी अध्रुवीय कंपाउंड होते हैं या अणु होते हैं वो सबके सब अक्रिय विलायक द्वारा पृथक किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 9 है। और बेटे क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है मेरे पास, वो है द्रव क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है सर। द्रव क्रोमेटोग्राफी में, द्रव क्रोमेटोग्राफी में दोनों द्रव होते हैं, दोनों द्रव होते हैं। ऑप्शन में दूंगा करने के लिए, ऑप्शन में दे रहा हूँ, बताओ ज़रा। दोनों द्रव होते हैं, दोनों द्रव विलेय होते हैं, अविलेय होते हैं, ठीक है, या अल्प विलेय होते हैं, अल्प विलेय होते हैं, या उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। तो बेटे अविलेय होते हैं, ध्यान देना। सेकंड ऑप्शन मेरे पास बिल्कुल राइट है, अविलेय होते हैं कि द्रव क्रोमेटोग्राफी में दोनों द्रव होते हैं अविलेय, ठीक है। दोनों द्रव कभी मिलते ही नहीं है, अविलेय होते हैं। और अविलेय समझते हो आप, ठीक है। जो दो चीज़ें हों और दोनों अलग अलग आपको दिखाई दें उसको बोला जाता है अविलेय होना, यानी कि ना घुलना, है ना। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलो साहब 9 क्वेश्चन हो गए और क्वेश्चन नंबर 10। चलो साहब 9 क्वेश्चन हो गए और क्वेश्चन नंबर 10 देखो ज़रा मैं कौन सा लिखवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आता है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है देखो, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है पतली परत, पतली परत क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी है, ओके। पतली परत क्रोमेटोग्राफी है, कौन सी है, ऑप्शन नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिखवा दूंगा शोखना क्रोमेटोग्राफी। ध्यान देना, कागज द्वारा शोषित होता है शोखना क्रोमेटोग्राफी। अगर क्रोमेटोग्राफी नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप क्रोमेटोग्राफी को देख लेना। पूरे का पूरा डिटेल से स्पष्ट किया गया है, जितने भी क्रोमेटोग्राफी के प्रकार है सबको, ठीक है। तो शोखना क्रोमेटोग्राफी है ये, शोखना क्रोमेटोग्राफी, ओके सर। शोखना क्रोमेटोग्राफी होता है ये, शोखना क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 लूँ तो क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूँ मैं, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में। ज़रा ध्यान देना लाइन पे, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में, ओके सर। क्रोमेटोग्राफी में, क्रोमेटोग्राफी में, ओके ओके ओके। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला अधिशोषक पदार्थ है, प्रयुक्त होने वाला, ठीक है सर, प्रयुक्त होने वाला अधिशोषक पदार्थ है। नाम दे दूंगा मैं, 4 ऑप्शन दूंगा करने के लिए, बताना अधिशोषक पदार्थ है। बताओ ज़रा कौन सा पदार्थ है। देखो ज़रा, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला अधिशोषक पदार्थ है। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूँ इसके लिए, पहला ऑप्शन है मेरे पास एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना, एल्यूमिना। दूसरा नंबर सिलिका, सिलिका जेल, ठीक है। चलो सिलिका जेल हो गया मेरे पास, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ज़रा मुझे बताओ भाई, ज़रा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये वाला एल्यूमिना और सिलिका जेल दोनों के दोनों क्या होते हैं, इसका राइट आंसर होते हैं, ठीक है नहीं। तो अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है, एल्यूमिना और सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है, ध्यान देना, अधिशोषक पदार्थ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 क्वेश्चन हो गया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा होगा सर, आयन, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज, ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है सर। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयन का एक्सचेंज होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक्सचेंज
होता है? किसके नियम से होता है? बताओ ज़रा मुझे, किसके नियम से आयन का एक्सचेंज होता है? पहला नियम है मेरे पास नेरनस्ट का वितरण नियम, ठीक है, वितरण नियम, ठीक है। दूसरा नंबर नियम, सेकंड नंबर बताओ इसका आयन, दूसरा नियम है मेरे पास, चलो ओस्टवाल्ड का नियम, ओस्टवाल्ड का नियम, ठीक है। और बताओ ज़रा थर्ड नंबर सक्रिय द्रव्यमान का नियम, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, ठीक है सर। एक ऑप्शन बता दो बस, एक ऑप्शन है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। बताओ ज़रा मुझे इसका राइट आंसर कौन सा होगा बेटे, कौन सा इसका राइट आंसर है? तो ये वाला सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयन का एक्सचेंज होता है। कितने क्वेश्चन है टोटल हमारे पास? 12 क्वेश्चन हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 30 मेरे पास आता है। देखो किस टेक्निक को, किस तकनीक को रंग लेखन भी कहते हैं? रंग लेखन कहते हैं। अरे यार सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर मैं एक ही लिख दे रहा हूँ, क्रोमेटोग्राफी को, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। राइट आंसर ये वाला है हमारा। क्रोमेटोग्राफी को हम क्या बोलते हैं? रंग लेखन भी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? रंग लेखन कहते हैं। ध्यान देना चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास आ जाता है। जरा ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 14 पे, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन ये है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ओके, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्थायी फेस होता है, यानी कि स्थायी प्रवस्था होती है, स्थायी प्रवस्था होती है। जरा बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्थायी प्रवस्था होती है, इसका एक ही राइट आंसर है और वो है द्रव। ध्यान देना बेटा इस आंसर पे तुम्हें 3 ऑप्शन मिलेंगे, द्रव, गैस, ठोस और इनमें से कोई नहीं। तो एक ही राइट आंसर है मेरे पास, कौन सा होगा? द्रव होगा। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्थायी प्रवस्था होती है द्रव, याद कर लियो क्या होती है? द्रव होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जरा चेक करो, क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा आने वाला है? क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 15 आता है मेरे पास, विलायक निष्कर्षण को प्रायः कहते हैं, ध्यान देना लाइन पे, विलायक निष्कर्षण को प्रायः कहते हैं, क्या कहते हैं? विलायक निष्कर्षण को, ओके सर जरा मुझे बताओ, विलायक निष्कर्षण को कहते हैं, क्या कहते हैं? चलो भाई उसका भी नाम मैं लिखवा रहा हूँ। तो विलायक निष्कर्षण को कहते हैं द्रव द्रव निष्कर्षण। क्या आंसर है इसका? पहला ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, द्रव द्रव निष्कर्षण, ठीक है सर, द्रव द्रव निष्कर्षण। इसके बाद कोई सेकंड ऑप्शन बताओ ज़रा, द्रव ठोस निष्कर्षण, ठीक है, द्रव ठोस निष्कर्षण, ठीक है, द्रव ठोस निष्कर्षण आ गया। उसके बाद में थर्ड नंबर ठोस ठोस निष्कर्षण, ठोस ठोस निष्कर्षण आ गया, ठीक है। फोर्थ नंबर बताओ ज़रा, फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? जरा सोचो, जरा दिमाग लगाओ, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा आंसर है द्रव द्रव निष्कर्षण, ओके। क्या है? द्रव द्रव निष्कर्षण, क्या है? ये हमारा राइट आंसर है। तो विलायक निष्कर्षण को हम कहते हैं द्रव द्रव निष्कर्षण। बोलो हो जाएगा यार, क्या बोलते हैं हम? द्रव द्रव निष्कर्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 16 आता है और क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास आता है विलायक निष्कर्षण, ओके सर। विलायक निष्कर्षण किस नियम पर आधारित है? विलायक निष्कर्षण किस नियम पर आधारित है? तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 नियम मिलेंगे, उनमें से एक राइट होगा, वो देख लेते हैं कौन सा होगा। तो विलायक निष्कर्षण किस नियम पर आधारित है? चलो साहब देखते हैं फिर किस नियम पर आधारित होगा, आधारित है। तो यार पहला नियम मैंने ले लिया, नेर नष्ट का वितरण नियम मैंने लिया है, ठीक है सर, नेर नष्ट का वितरण नियम आपने ले लिया। और बताओ सर जरा कौन सा ऑप्शन होगा? और कौन सा ऑप्शन होगा भाई? लो सक्रिय द्रव्यमान का नियम हो गया, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, ठीक है सर। और बताओ एक आधा ऑप्शन लो साहब। चलो एक ऑप्शन मैंने और दे रहा हूँ आपको करने के लिए, नेर नष्ट का वितरण नियम, ठीक है, नेर नष्ट का वितरण नियम, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। एक और है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ठीक है सर, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ये सब घुमाने के लिए पूछेगा आपसे। और चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आपका राइट आंसर कौन सा होगा?
इनमें से कोई नहीं। अब आपका राइट आंसर कौन सा है भाई? तो हमारा राइट आंसर है नेन नष्ट का वितरण नियम। कौन सा है? नेन नष्ट का वितरण नियम इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो विलायक निष्कर्षण किस नियम पर आधारित है? तो नेन नष्ट के वितरण नियम पर आधारित है। बोलो हो जाएगा याद यहाँ तक? नहीं, ठीक है। इनको बार बार रिपीट करते रहना क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो जरा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ जरा कौन सा हो जाएगा? हाँ यार, क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा होगा? लो साहब, चलो बताओ जरा। प्रभावी निष्कर्षण को, प्रभावी निष्कर्षण को, ठीक है, प्रभावी निष्कर्षण को और भी कहते हैं, और भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला नंबर है मेरे पास विलायक, ठीक है। दूसरा नंबर है मेरे पास द्विविलायक, लो साहब ये भी ठीक है। और तीसरा नंबर कौन सा है मेरे पास? त्रिविलायक, लो साहब ये भी ठीक है। और चौथा नंबर है मेरे पास विलय विलायक, ये भी ठीक है। बताओ ज़रा कौन सा ऑप्शन होगा मेरे पास? अब आपका, अब इस क्वेश्चन में दिमाग घूम गया होगा आपका। अब इस क्वेश्चन में दिमाग पता कहाँ घुमा होगा? वो यहाँ घुमा होगा यार। विलायक भी है, द्विविलायक है, त्रिविलायक है, लेकिन विलय विलायक बिल्कुल चेंज है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, पर नहीं होता। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? द्विविलायक, ठीक है। तो हम प्रभावी निष्कर्षण को और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विविलायक भी कहते हैं। प्रभावी निष्कर्षण को द्विविलायक भी कहते हैं। ध्यान देना, प्रभावी निष्कर्षण को द्विविलायक भी कहते हैं। ये सारे के सारे यार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे पास कितने हो गए? 17 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 18वां क्वेश्चन मैं लिखवाने वाला हूँ। पहले इसको आप इरेज देख लो, मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको ले लो आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है सर। हटा दो इसको, लो साहब हटा दिया मैंने भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका उतार लेना बढ़िया करके, ठीक है। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे बेटे ध्यान देना, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास ठोस स्थायी, ध्यान देना, ठोस स्थायी प्रवस्था, ठोस स्थायी प्रवस्था वाला वर्णलेखन कहलाता है। वर्णलेखन यानी कि क्रोमेटोग्राफी को हिंदी में वर्णलेखन भी कहते हैं। वर्णलेखन कहलाता है, क्या कहलाता है? लो साहब इतना भी ना पता। द्रव वर्णलेखन, द्रव वर्णलेखन तो नहीं कहते हम। द्रव वर्णलेखन पता नहीं सर कहते नहीं कैसे हैं। ठोस वर्णलेखन तो नहीं कहते हैं, इसका भी पता नहीं है। ठोस वर्णलेखन, ठीक है भाई, ठोस वर्णलेखन। एक ऑप्शन और दे दो सर, आपके साथ पक्का बता देंगे, देखो, ठीक है। चलो भाई, द्रव वर्णलेखन हो गया। अधिशोषण वर्णलेखन, अधिशोषण वर्णलेखन तो नहीं कहते हैं, ठीक है। और 4th नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जरा बताओ मुझे राइट आंसर कौन सा होगा? ठीक है, अधिशोषण वर्णलेखन कहते हैं, याद कर लो ठीक से। ठोस स्थायी प्रवस्था वाले वर्णलेखन को हम क्या बोलते हैं? अधिशोषण वर्णलेखन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें विलायक को हम ठोस रखते हैं, और उससे नहीं, विलायक को किसी ठोस फेस से गुजारा जाता है, जैसे एल्यूमिना, सिलिका जेल वगैरह से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखवाने वाला हूँ आपको, जरा ध्यान देना बेटे। इस क्वेश्चन पे जब मैं लिखवा रहा हूँ, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ओके सर। पेपर क्रोमेटोग्राफी में निम्नलिखित, क्या पेपर क्रोमेटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग छिड़काव अभिकर्मक के लिए किया था? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है यार, ये पेपर में आता है। छिड़काव अभिकर्मक के लिए के रूप में किया जाता है, रूप में किया जाता है। जो मैं डायरेक्ट इसका लिख दूंगा, डायरेक्टली मैं 4 ऑप्शन दे रखा हूँ आपको, जैसे HCl बोलेगा, सोडियम सल्फेट बोलेगा, NaOH बोल देगा, और एक ऑप्शन होता है निनहाइड्रीन अभिकर्मक, ठीक है, निनहाइड्रीन विलयन, ओके। ये मेरा राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, डायरेक्टली लिखा दिया मैंने। निनहाइड्रीन विलयन जो है मेरे पास, वो क्या होता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी में छिड़काव अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। कौन सा? निनहाइड्रीन विलयन, ओके। बस इस पर टिक मार का आना बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक क्वेश्चन और बचा मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 20। बस यही क्वेश्चन पढ़ो, और यही क्वेश्चन हमारे क्या होंगे भाई, पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास निष्कर्षण में,
पदार्थों का संगठन, पदार्थों का, सही है, निष्कर्षण में पदार्थों का संगठन। ध्यान देना बेटे, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, बताओ सर जरा, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। हाँ यार मुझे तो पता नहीं है किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। भाई इसका पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूँ करने के लिए, निष्कर्षण में पदार्थों का संगठन किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन कौन सा होगा, जरा बताओ, दिमाग लगाओ भाई, सोचो जरा। पहला ऑप्शन मेरे पास है, देखो, निष्कर्षण में पदार्थों का संगठन किसके द्वारा, समबाहु त्रिभुज द्वारा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और थर्ड ऑप्शन है मेरे पास इसका आयत, कौन सा बेटे, आयत। और चौथा ऑप्शन है मेरे पास वर्ग, कौन सा ऑप्शन है, वर्ग। तो समबाहु त्रिभुज द्वारा निष्कर्षण में पदार्थों का संगठन किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, निष्कर्षण में पदार्थों का संगठन किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो समबाहु त्रिभुज द्वारा, ठीक है, पदार्थों का संगठन व्यक्त किया जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है नहीं। और इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करो, और यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। और यही क्वेश्चन आप देख लेना पेपर में रखे हुए मिलेंगे 100%। और इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहो आप। वह ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।